इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो है चर्चा कर चुके हैं, निर्वाचन आयोग पे चर्चा हो चुकी है, सर्व लोक सेवा आयोग पढ़ चुके हैं, वित्त आयोग भी पढ़ चुके हैं, और बताए क्या पढ़ चुके हैं? 3 ही आयोग पढ़े हैं, बताए। आज चर्चा करते हैं सीबीआई। देखिए अभी तो हम तुमसे चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अभी नोट मत करना, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी, भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी, विकल्प दें? बोलो ना, बैठो मत। आईबी, सीबीआई, ठीक है, एक और विकल्प चाहिए क्या? बताए सबसे पुरानी जांच एजेंसी, और ये आपको पहले से पता था, टॉपिक रहेगा भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई। बहुत होशियार हो, उसने सोचा टॉपिक क्या है, सीबीआई। भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई नहीं है, आई। एक मिनट रुक जाए, अभी रुक जाए, ठीक है। पहले समझ रहे हैं, सीबीआई की स्थापना हुई 1887 में, उसके आईबी की स्थापना 1887 में हुई, सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई, रा की स्थापना 1967 में हुई, और एनआईए की स्थापना 2009 में, ठीक है, 2009 में हुई। अगली जब क्लास होगी हमारी, विभिन्न आयोगों के संदर्भ में हम तुम्हें एक सीट प्रोवाइड करा देंगे। सीट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें करेंगे, हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये इनकी स्थापना हुई। अगर आपसे प्रश्न यहीं पर एक कर दे, लोकपाल की पुलिस किसे कहा जाता है? किसने सीबीआई बताया? विकल्प नहीं लेने की जरूरत है, नहीं लेना चाहते, इन्हीं के साथ जाना चाहते सब लोग क्या? अगर आप विकल्प लेना चाहते हैं तो यही विकल्प आपके साथ लेना, सीबीआई। अरे जिसने बिना विकल्प बताया हो उसकी बात पता है 100% सही होती है। जो बिना विकल्प बताए, जो बिना विकल्प बताया उसकी बात 100% सही होती है, मान लेना, ठीक है। क्या है? लोकपाल की पुलिस किसे कहा जाता है? सीबीआई। अगर तुमसे एक प्रश्न पूछे, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है? एनआईए। क्या? एनआईए। एनआईए। अच्छा एक बात बताओ अनिल, ये एनआईए होता क्या है? ये किसकी जांच करता है एनआईए? जरा यहीं पर एक मिनट, इस पर बाद में आएंगे, इस प्रश्न पे बाद में आते हैं। तुमने कहा आईबी है, सीबीआई है, रा है,
एनआईए। ये अच्छा, आईबी किसकी जांच करेगी? हाँ बताइए। नहीं, ये तो खुफिया एजेंसी है ही। खुफिया तरीके से तो सभी जांच करती है। आतंकवाद वगैरह की जांच करती है क्या? आतंकवाद में इनका कहना है आईबी आतंकवाद की जांच करेगा, देश के अंदर या देश के बाहर भी। घुसपैठियों की जांच करेगा, देश के अंदर देश के बाहर भी। हमें बताइए इधर, आईबी देश के अंदर भी जांच करेगा, देश के बाहर भी। बाहर भी जाएगा आईबी। इनकी बात सहमत नहीं है? नहीं है, वो साथी सहमत नहीं है इधर। उसके बाद अच्छा सीबीआई, सीबीआई क्या करेगा? ये भी आतंकवाद की जांच करेगा। बाकी अपराधों की जांच करते हैं। अपराध, कैसे अपराध? ज्यादा बड़े अपराध है, कत्ल वगैरह, कत्ल वगैरह की जांच करेंगे। इधर रा नहीं, एनआईए नहीं। इधर आईबी जांच करता है देश के अंदर आंतरिक मामलों में, आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो मामले होंगे उनकी जांच करेगा आईबी। ठीक है। बाय विदेशों में फैला है कौन? रात एजेंट, देश के बाहर। इधर सीबीआई का कार्य है भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्य करेगा, भ्रष्टाचार की जांच करेगा। वर्तमान समय में केवल भ्रष्टाचार। तुमने कहाँ छिपा रखा है अपने घर में? अरे तुमने वो फिल्म नहीं देखी है अजय देवगन की? एक मिनट, तुमने अजय देवगन की फिल्म देखी है रेड? कहाँ छिपा रखा है तुमने? तुम देख रहे हो ऊपर छिपा हुआ रखा है, वो नहीं दादाजी जो थे ऊपर देख रहे हैं, तब तक अचानक फायर हो गई, वो ऊपर से सिक्के गिरने लगे। कहाँ छुपा रखा है? कार्य किसका है पता? ब्लैक मनी तुमने रखी है सीबीआई। इस समय के बाद भ्रष्टाचार का कार्य है। इधर एनआईए, पता चला वो लखनऊ में अभी अमीनाबाद में पकड़ा गया था, एनआईए की टीम उठा ले गई थी, बांग्लादेश या कहीं पाकिस्तान का व्यक्ति था। आतंकवाद वाली घटनाएं होंगी तो क्या लेंगे? एनआईए की। ठीक है। तो देश की सबसे बड़ी जांच, ठीक है, सीबीआई। अभी सब सबके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, बिठा देते हैं। नहीं, इससे पहले जो डिस्कस था वो बहुत अच्छा था, रखा। देखिए, चर्चा करते हैं एजेंसी। ठीक है, देश में आईबी की स्थापना हुई 1887। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका अगर कार्य देखें, आंतरिक मामलों की जांच करना, आंतरिक मामलों की जांच करना। समझिए जरा, 2 मिनट दीजिए समझने में, अभी रुक जाइए। देश के आंतरिक मामलों की जांच करना, जांच कर रहे थे। देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हो गया। अभी तक तो अगर कोई बाह्य मामले होते थे तो बाह्य मामलों में जांच कौन करता था? भाई इंग्लैंड का जो तंत्र था। हमारे कौन सा मामले देख रहा था? मेरी फॉरेन पॉलिसी सब कौन देख रहा था? ठीक है, सब अंग्रेज देख रहे थे। अगर देखें, देश नाम का उस समय कोई भारत था भी नहीं। देश होने के लिए 4 तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या,
सरकार, प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता हमारे पास थी नहीं, ठीक है। तो उस समय ये जो पीरियड था हमारा, ये जो समय था, तो बाह्य मामले कौन देख रहा था? अंग्रेज ही देख रहे थे। आंतरिक मामले भी वो देख रहे थे। जो व्यक्ति आंतरिक मामलों में दखल दे वो बाह्य मामलों में भी दखल देगा, ठीक है। तो अंग्रेज, हम आजाद हो गए, अंग्रेज छुट्टी हो गई, समझ गए लोग। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के जाने के बाद अब हम लोगों ने समझा, पता 1967 में हम लोगों ने राह की स्थापना की। राह की स्थापना की। अब राह का कार्य क्या था? देश के बाहर के मामले, देश के बाहर के मामले। तुम्हें आईबी की वैकेंसी आती है, नियुक्ति प्रक्रिया पता ही है, राव में भी आती है नियुक्ति प्रक्रिया पता ही है, परंतु ये याद रहे नौकरी इसकी तुलना में ये आसान है। रहना कहाँ है? रहना आपको देश में, यहां देश के बाहर, ज्यादातर देश के समझिए इधर। जैसे मान लेते हैं नौकरी लग गई आपकी आईबी में, ठीक है, बड़ा आसानी से आपको भेज दिया गया, छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, दंतेवाड़ा भेज दिया गया, नक्सली क्षेत्र। आपसे पूछा गया भाई आप वहां रहेंगे जाकर के, क्या करेंगे आप, कैसे समाज से जुड़ेंगे? भाई आपको अचानक अगर कहीं भेजा जाएगा, आपके मोहल्ले में कोई रहने लगता, आकर के उससे व्यवहार होता तुरंत, समय लगता है। अगर आप जाएंगे तो क्या उद्देश्य होगा, लोग विश्वास कैसे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो उसने कहा सीधे केंद्रीय विद्यालय से, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से कहा कि ऐसा करो, इनको मास्टर साहब बना दो। आपसे पूछा मास्टर साहब बनना चाहते हैं? बोले हाँ मास्टर बनना चाहते हैं। क्या पढ़ाएंगे? अरे हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने ले लिया, आपको वही क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में आपको भेज दिया गया मास्टर बना करके, ठीक है। आप बढ़िया मास्टर, आपका पढ़ाना कार्य नहीं है, पढ़ाना केवल क्या है, समाज विश्वास करे कि हाँ ये मास्टर साहब है। जब आप जाएंगे सिग्नेचर करेंगे, आपके साथी कहेंगे हाँ मास्टर साहब आए हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा, सब विश्वास करेंगे। अच्छा, अभी अगर आप नौकरी से छुट्टी चाहते हैं, साधारणतः एक किसी का फोन आ जाता है, उस क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री का आ जाता है, छुट्टी मिल जाती है। अगर उसी विभाग के मंत्री का हो जाए तब तो पक्का छुट्टी मिल जाएगी। और यहाँ अगर विभाग ही आपसे कहे नहीं आप आज़ाद हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हो, मतलब आपके पास एक ऊपर से फोन आ गया प्रिंसिपल के पास, नहीं ये अनिल कुमार जहाँ जाना चाहें वहाँ जाने दिया जाए, क्लास इनके मन के अनुसार लगाई जाए, अगर इनका मन नहीं पढ़ाने का है तो इन्हें प्रेशर ना डाला जाए। समझ गए? बिल्कुल आज़ाद तरीके से। आपको लगा कि हमें नक्सलियों के बीच देखना चाहिए, आप तो वही अपना साइकिल उठाया धीरे से चले गए, मास्टर साहब जा रहे हैं, कोई मास्टर को परेशान नहीं करेगा। तो बिल्कुल आपको जाने का अधिकार है, बिल्कुल स्वतंत्रता मिलेगी। या आप बैंक में, भी किसी फिल्म में था एक राका एजेंट बैंक में काम करता था, बैंक में ड्यूटी लगो, ठीक है, या आपने जैसे चाहो वो तुम पर डिपेंड करेगा, तुम रहो देश के अंदर यहाँ पर। और ये अधिकांशतः ज्यादा ही समय अपना कहाँ गुजारेंगे, देश के बाहर। तुम्हें किसी का पीछा करने के लिए भेज दिया गया, मान लो हाफिज सईद का पीछा कर रहे हो, तुम्हें पूरा उनका पीछा करना, पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। ये इसकी तुलना में बहुत ज्यादा कठिन कार्य है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा देश है, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तुम अपने आ गए, भैया आप इतने दिन ड्यूटी की, सब छुट्टी चाहिए, देश में भ्रमण कर रहे हो, थोड़ा नक्सली क्षेत्र छोड़ा आराम से। यहाँ क्या, यहाँ विदेश में हो, ठीक है। जैसे अभी तुमने देखा अग्निवीर की पहली भर्ती हुई, अग्निवीर की, कुछ लड़कों ने क्या किया, एक बार हाई स्कूल किया, अग्निवीर से पहले जो भर्ती में शामिल हुई है शामिल हो लिए, दोबारा से हाई स्कूल किया, दोबारा फिर चले गए भर्ती परीक्षा देखने के लिए,
सेना ने क्या किया इस बार, वो पहले वाला रिकॉर्ड इस बार वाला दोनों रिकॉर्ड रखे अपने पास, और उस रिकॉर्ड से तुलना की, दोबारा आया हुआ है, उसे वही मारा गिरा के पहले। ठीक है, बिल्कुल इस आधार पे जितने गए थे वो सब हटा दिए गए। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे होता है, रा के एजेंट आपको अपना हुलिया अनिल कुमार है, कोई नाम बदलना, पूरा आईडी प्रूफ आपको सब दिया जाएगा, और जांच करने वाले जांच भी करते हैं, पकड़े भी लोग जाते हैं। अभी तुम देखो ना, केवल शंका के आधार पर पकड़े गए हैं। ठीक है, जबकि वो एक व्यापारी था, पाकिस्तान में अभी भी बंद है। कौन? कुलभूषण जाधव, एक पूर्व नेवी का सैनिक, अपने व्यापार के उद्देश्य से बाहर गया था ईरान से पाकिस्तान ने अगवा किया, पकड़ा, अपने यहाँ बंद किया, अभी भी पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं है कुलभूषण जाधव। सर अजीत डोभाल भी राह के एजेंट थे वैसे? हाँ, अजीत डोभाल इधर आ जाए। राह के बाद हमारे देश में के संस्थानम आयोग आता है। ये कब आया था? एक बार मैं बता चुका हूं। बिल्कुल सही, 1962 से 64। ठीक है, के संस्थानम आयोग आया, और इस आयोग ने पता क्या देखा, कहा ये ठीक है, देश के बाहर आंतरिक मामलों में जांच, बाह्य मामलों में जांच, और देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारी वर्ग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कदम नहीं उठाए गए। तो के संस्थानम ने पता है मेन मुद्दा क्या बताया? भ्रष्टाचार बताया। भ्रष्टाचार के लिए कोई न कोई एजेंसियों का गठन किया जाए। किसने बताया? के संस्थानम। तो के संस्थानम, और एक थे डीपी कोहली। डीपी कोहली समिति। इन समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई। 1963 में सीबीआई की स्थापना। समझिए इधर, इन्होंने बड़ा बढ़िया सुझाव दिया था सीबीआई की स्थापना के लिए। डीपी कोहली, इनको क्या बनाया गया? निर्देशक बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। यही इसके प्रथम डायरेक्टर डीपी कोहली, सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर। नोट कर लीजिए। जरा आप समझिए इधर, इसकी जो स्थापना हुई थी सीबीआई, गृह मंत्रालय के आदेश पर। समझिए इधर सीबीआई की स्थापना जो हुई थी वो गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। सीबीआई संवैधानिक है कि नहीं? बताएं, संवैधानिक है कि नहीं? बोले, बताए नहीं। ठीक है, सीबीआई संवैधानिक नहीं है। अच्छा, इधर
सीबीआई अभी चर्चा करेंगे सबके कार्य पर। सीबीआई वैधानिक है या नहीं, वैधानिक है या नहीं, वैधानिक है। मैंने ऊपर लिख दिया है, मंत्रालय के आदेश पे बना है, संसद की विधि से नहीं, ये वैधानिक नहीं है। ठीक है, इधर पहले क्या होता था, गृह मंत्रालय, फिर उसके बाद इसे क्रमिक मंत्रालय के अधीन किया गया, गृह मंत्रालय, और फिर उसके बाद इसे क्रमिक मंत्रालय के अधीन किया गया। सीबीआई को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? शक्ति मिलती है विशेष दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 से, विशेष दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 से। अब सीबीआई का जब स्थापना हुई तो कार्य क्या था, इधर कार्य क्या था? अब स्थापना 1963, कार्य क्या था? कार्य था भ्रष्टाचार प्लस आतंकवाद को रोकना, भ्रष्टाचार व आतंकवाद को रोकना इसका कार्य था। भ्रष्टाचार व आतंकवाद को रोकना इसका कार्य। आज जो क्रमिक मंत्रालय जो नहीं आपकी सेवा एवं कर्मचारियों से लगा हुआ होता है, जैसे आप आईएएस अधिकारी बनेंगे तो उसी मंत्रालय के तहत आएंगे। ठीक है, आगे बताएं। इधर अब होता क्या है, 1963 की बात कर रहे हैं। 1963 आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान इतने ज्यादा आतंकवादी भेजे, आतंकवादी घटनाएं देश में बढ़ने लगी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आए दिन आतंकवादी 1990 के दशक में देखिए, 90 के दशक के बाद में आपकी संसद पे हमला, संसद पे हमला के बाद में ताज होटल पे हमला, ताज होटल, ताज होटल पे हमला कब हुआ? अभी एग्जाम में पूछा गया, 26/11/2008 कंफर्म है, मान ले, चलो सही है। 2008 जब ताज होटल पे हमला, अब भैया फिर वहां सीबीआई जा रहा, तो सीबीआई वालों से आप क्या क्या करवाएंगे? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ताज होटल पे हमला हुआ, उस समय सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने विचार किया कि सीबीआई के कार्य अलग कर दिए जाएं, एक नई जांच एजेंसी हो। ठीक है, तो 2009 में एनआईए की स्थापना हुई, और इसका कार्य क्या हुआ, इसका कार्य क्या हुआ, आतंकवाद के प्रसार को रोकना, आतंकवाद के प्रसार को रोकना। तो यही पर से सीबीआई का भी कार्य क्या हो गया, क्या हो गया, भ्रष्टाचार व आर्थिक मामलों में हुए अपराधों की जांच करना। ठीक है,
मिटा दें? हाँ, सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? क्या? निष्पक्षता, उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी, उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। हाँ मतलब साहसी, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को दूर समाप्त करना। भ्रष्टाचार को क्या करना है? समाप्त करना। बात कर लेते हैं इसकी संरचना। संरचना कैसी होगी, कैसे होगा? ठीक है, एक निर्देशक होगा, यही क्या होगा? सीबीआई का प्रमुख होगा। एक जो डायरेक्टर होगा वो सीबीआई का क्या होगा? प्रमुख होगा। इसकी सहायता के लिए विशेष निर्देशक होंगे व संयुक्त निर्देशक अन्य निर्देशक होंगे। संयुक्त निर्देशक होगा, अन्य निर्देशक होगा, ये सब होंगे। लगभग अगर देखा जाए कितने कर्मचारी होते हैं, ठीक है, लगभग मान चले 5,000 कर्मचारी होते हैं। लगभग कितने कर्मचारी होते हैं? 5,000 कर्मचारी। नोट कर लिया? हाँ, अभी जरा 5,000 कर्मचारी होंगे। संरचना हमने बता दी। कार्य क्या है? कार्य बताए, कार्य क्या है? कार्य क्या है? भ्रष्टाचार का रोकना आपके, अच्छा हाँ, एक तो भ्रष्टाचार का रोकना हो गया। क्या? हाँ हाँ, घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच करना। और राज्यों को, राज्य की पुलिस को सहायता करना। क्या? जो राज्यों की पुलिस है उसको भी नहीं, सहायता कैसे करेगी? जांच को लेकर कोई जांच है उसमें सहयोग का कार्य करना। बिल्कुल शब्द अच्छा कहा। अगर कोई मामला हो गया है, देश राज्य के अंदर कोई मामला हो गया है,
मान लो हरदोई में कोई हो गया, ठीक है, अभी कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस ले लो, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, ठीक है, सरकार ने क्या किया, कहा नहीं इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मामला हो गया, अभी हरदोई में हो गया, तो सरकार ने क्या किया, उस मामले को सौंप दिया सीबीआई को। राज्य सरकार क्या कहती है, योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए, सीबीआई जांच करेगी। तो ये उससे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो है इसके संदर्भ में सीबीआई से जांच कराई जाए, ठीक है। दूसरा मैटर क्या होता है, दूसरा मामला क्या है, 2 पॉइंट तो सही है। जैसे कोई खूंखार अपराधी है, ठीक है, उसकी जांच कराना, कभी कभी सीबीआई एजेंट उसके साथ देखते रहते हैं, उसकी गतिविधियां नोट करते रहते हैं। जैसे जैसे अभी बार बार केस आ रहे हैं, अतीक अहमद की जांच करा दो, समझ रहे हैं। और जैसे कोई राज्य सरकार आग्रह करती तब जांच कराई जाती है, ठीक है। तो नोट कर ले सीबीआई के कार्य, केंद्र सरकार के अच्छा और भी एक कार्य है, नहीं इंटरपोल मत जाओ, एक कार्य और भी है, तुम्हारे पास एक मैसेज आता हो, अपराध को रोकने के लिए प्रचार करना, तुम्हें जागरूक बनाना, आता है एक मैसेज सीबीआई के थ्रू कि ये लखनऊ से सीबीआई का मैसेज है, ये नंबर है, अगर आपसे कोई घूस मांगता है सरकारी कर्मचारी तो कृपया इस नंबर पर सूचना दें। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं और आपको जैसे कोई पैसा मांग रहा है तो वो अपने नोट दे देते हैं कि जाओ ये नोट देना जाकर के, उनमें शायद कलर भी लगता है और उनके नोट उनके पास, जैसे तुम्हारे पास पकड़े गए वही नोट मिले तो फिर आप अपराधी हो, बच नहीं सकते। अधिकारी लेते हैं कहाँ, उसका असिस्टेंट होता है वो लेता है पैसे। अभी रोज पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, आदि मामलों का अनुसंधान करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, अगला पॉइंट, राज्य सरकार के अनुरोध पर, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथों में लेना, दूसरा पॉइंट है अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना, आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना।
आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। इसका मतलब क्या है? जैसे कितने अपराध हुए हैं, किस टाइप के अपराध हैं, उनके बारे में जानना। फिर क्या है, आपराधिक प्रवृत्तियां जैसे बढ़ रही है, आतंकवादी घटना हो रही है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, तुम्हें जागरूक करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पेशेवर अपराधी पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान करना, जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। बस सीबीआई समाप्त। अब बताइए क्या टॉपिक दिया गया था? सीबीआई था और प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति। नहीं, कोई है सरकारी कर्मचारी। बताएं अगला टॉपिक क्या था? अजीत, अगला टॉपिक, अरे उसमें सिविल में आया होगा, प्रेसिडेंट ही तो है। हाँ वही, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। एक बार हमें लगता है संघीय कार्यपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? पढ़ चुके हैं। देखते हैं संघीय कार्यपालिका से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53 कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह उसका स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। इधर एक मिनट रुक जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, मैं बात कर रहा हूं संघीय कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति चाहे उसका स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। अधीनस्थ का मतलब क्या है? क्या अधीनस्थ का मतलब? मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ का मतलब है मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक है, अर्थात चर्चा का आज विषय क्या है? चर्चा का विषय राष्ट्रपति है। ठीक है, अगर हम आपसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले कहाँ के? बिहार के रहने वाले। अगर यही पर पूछे तुम्हें
पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रहने वाली महाराष्ट्र। अगर तुमसे यही प्रश्न करें विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति क्या? मारिया पेरोना। मारिया पेरोना कहाँ थी? अर्जेंटीना। मारिया पेरोना जो थी वो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, कोई दिक्कत याद है नहीं? देखिए मिटा सकते हैं। अच्छा, भारत का वह राष्ट्रपति जो निर्दलीय चुनाव जीता हो। भारत का वह राष्ट्रपति जो निर्दलीय चुनाव जीता हो। निर्दलीय चुनाव जीता हो। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध, निर्दलीय नहीं। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और निर्विरोध जीते थे। उनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था जब जिस बार वो राष्ट्रपति जो है चुनाव जीते, विपक्ष में नहीं खड़ा, निर्दलीय चुना जाने वाला पहला राष्ट्रपति। बताए नहीं बता? वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। नहीं, हाँ, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे जो निर्दलीय जीते थे। और सबसे पहले, अब तो तुम्हें इतना हिंट देना पड़ता है, द्वितीय चरण की मतगणना जो है उन्हीं में हुई थी। वीवी इधर आ जाते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये है, दो कथन दिए हैं। कथन नंबर 1, कथन नंबर 1 है कथन नंबर 2, विकल्प आपका ए दोनों सत्य है, विकल्प नंबर बी दोनों सत्य है, विकल्प नंबर सी एक सत्य व दूसरा असत्य, विकल्प नंबर डी एक असत्य व दूसरा सत्य। सी आपका। और कोई बताएगा? आपका अजीत, इसने इधर छोड़ देंगे।
अजीत नहीं, छोड़ देंगे। इधर, हाँ तुम बताओ। हाँ बोलो ना, सब लोग बताओ। ए, अनिल तुम्हारा सी, बताइए। सी, और कोई? हाँ बताओ। इधर नहीं, छोड़ देना, छोड़ देना है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा तुमने निशान लगाया? खाली दो ही दो लोग बोले, एक दो वाला डिलीट करवा दो। कौन सा डिलीट करवाओ? एक हटवा दो कोई। लो अच्छा अच्छा। अब बताओ। अच्छा अभी भी विश्वास ना होगा, ठीक है, तुम लोगों ने जो बताया ना वो भी डिलीट कर दिया। अब खुश? ये सब दोनों है, बी वाला पक्का है। बी, अच्छा लास्ट वाला बी वाला पक्का है। बी, और इधर नहीं बताना। ये बी कितने लोग बता रहे हैं? बी है। अरे बी, अच्छा तुम इसमें भी बता रहे हो। बड़ा अफसोस है। इधर देखिए, इधर इधर देखिए, ये गलत है। क्यों गलत है? एक भारत का यहाँ पर होना चाहिए था, एक राष्ट्रपति, एक शब्द नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरे में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, न्यायालय भी जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? अरे अगर कोई मामला है, उसे 2 महीने पहले सूचना दी जाती है, ठीक है, उससे सूचना लेकर के उसके ऑफिस से और उसके कार्यक्रम को देख करके शेड्यूल फिक्स होता है, न्यायालय भी जाएगा। इधर दूसरी बात कहते हैं, बीबी गिरी, बीबी गिरी का जब चैलेंज हुआ था कोर्ट में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 71 कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहस हुई थी, वो वहां शामिल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, बीबी गिरी, ठीक है, न्यायालय जा सकता है, सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये इस तरह की प्रश्न आएंगे आपसे, ये नहीं पूछेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तुमने बता दिया राष्ट्रपति का वेतन कितना है, ठीक है, कितना है, कितना है राष्ट्रपति का वेतन? अरे अभी ज्यादा रुक जाओ, चुप रहो। शांत रहना। विकल्प बताओ। ए, यहाँ पर 1 2 3 डाल देते हैं। चलो 1 2 3 सही है। बी विकल्प है 1 2 सही है। सी विकल्प है 2 4 सही है। डी विकल्प है, ठीक है, 1,4 सही। 1 4 1 4 अरे गजब, आने उत्तर देते बड़ा फास्ट। 1 4 किसी, इनके साथ कितने लोग हैं? अभी तो पक्का है। मिश्रा उधर से रहे हैं। हाँ बताओ कौन सा सही है? तीसरा, तीसरा दोनों। और कोई 4 के साथ में, 4 के साथ में
नहीं, तुमने ऐसे 4 उठाया, सी वाला। हाँ अच्छा, हमें लगा ऐसे उठाया 4 है। और बताए कोई? नहीं नहीं, इधर सब सी सही है भैया, बिल्कुल सही है। पता है 5 लाख रुपए प्रतिभा और चाहे 60 लाख रुपए प्रति। बस ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ पूछिए। जैसे जैसे आपके अंदर एक पावर है, क्या पावर है? आप पढ़े न पढ़े, आप जाए, ये पावर किस में निहित है? आप में तो निहित है। आप मन किया मैं मुझे जाना है, तो जा रहे, समझ रही कि नहीं? ये निर्णय लेने की पावर किसमें है? आप में। जैसे क्या है, जितनी कार्यपालिका की शक्ति है वो किस व्यक्ति में होगी? वो राष्ट्रपति के पास होगी। भाई बात समझे ना? जो कार्यपालिका की पावर है ना, किसके पास है? ऐसा समझ सकते हैं, राष्ट्रपति के साथ। वह व्यक्ति उस पावर का प्रयोग करे या ना करे, उस पर निर्भर है। ठीक है, या तो वह स्वयं प्रयोग कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब जिसके अंडर में होगा, उसके माध्यम से वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद नंबर 52, भारत का एक राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53, अभी हम बता चुके हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से। अनुच्छेद नंबर 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार वो किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 77 क्या कहा गया है? समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। समस्त कार्य जो है वो किसके नाम से होंगे? भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे समस्त कार्य। अब देखें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह उसका स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। दूसरी बात क्या कही गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, अर्थात कार्यों का और विस्तार किया जा सकता है। अगली बात क्या कही गई है? जितने भी कार्य होंगे वो सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में निर्वाचन पर चर्चा कर लेते हैं। निर्वाचन कैसे होगा? अनुच्छेद 52 पढ़ चुके हैं, 53 पढ़ चुके हैं। निर्वाचन कैसे होगा बताएं? निर्वाचन कैसे होगा चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 54, निर्वाचन कैसे होगा? पहले ये बताएं, निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? बताएं, अप्रत्यक्ष होगा। अच्छा, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? देखिए, जो जनता द्वारा निर्वाचन होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात जनता के प्रतिनिधि जब चुनाव में भाग लेते हैं उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अच्छा, चुनाव कराएगा कौन? वेरी गुड,
चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। ऐसा किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है क्या? किसी अनुच्छेद में ऐसा लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग कराएगा? किसी अनुच्छेद में लिखा हो राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग कराएगा? नहीं, ऐसा कैसे? तुमने तो ये शब्द अच्छा सुनना। पता है जब पता ना चले, जब टीचर बताया नहीं, अब वो तो आपने ही बताया था संविधान मौन है, ये तरीका नहीं अच्छा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद बता दो। 324। वेरी गुड। 324 अनुच्छेद में कहा गया है चुनाव आयोग का कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव कराएगा। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है पता है? किसका चुनाव कराएगा? राष्ट्रपति का। ठीक है। दूसरी बात क्या है? चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, आनुपातिक पद्धति। क्या है? चुनाव में क्या होगा? रेशियो दिया जाएगा। ठीक है, रेशियो डिसाइड होगा। रेशियो के आधार पर, जैसे आप आए अपनी पसंद बताएंगे, ये मुझे पसंद है, इसके बाद ये पसंद है। ठीक है। दूसरी बात चीज क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा और हस्तांतरित होगा, हस्तांतरित भी होगा। समझ गए ना? इस निर्वाचन में पहले से फिक्स है मिनिमम इतना कोटा प्राप्त होना चाहिए। जैसे आपके चुनाव में क्या होता है, जनरल बात करते हैं हम लोग, प्रधानी का एक चुनाव हुआ। प्रधानी के चुनाव में क्या हुआ? इधर देखिए, जैसे 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 स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, प्रधान का चुनाव हुआ, भैया वोटर कितने हैं? 1000। मान लो 1000 मत पड़े, इधर 1000 मत पड़े और 100 मत जो थे इनवैलिड हो गए। ठीक है, और वैलिड मतों की संख्या कितनी है? 900 है वैध मत। और लड़ने वाले पता कितने हैं? इधर लड़ने वाले कितने हैं? 9 लोग। 9 लोग। अब कंडीशन क्या है? 100 100 100 100 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 100 700। आठवें नंबर को 98, 9वें वाले को ठीक है 102। भैया जीता कौन? जीता कौन? 102 वाला जीता। जीता कौन है? 102 वाला जीता। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा 102 वाला। अब देखो, परंतु राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति में क्या होगा? एक कोटा डिसाइड होगा। और कोटा क्या कहता है? कहता है कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे कुल पद प्लस वर्ग। समझे? जैसे मान लो वोट 10,000 हो, 10,000। ठीक है, कुल पद कितना है? वैकेंसी कितनी है? 1 +1 +1 कितना आ जाएगा भैया? कितना आएगा? 5,000। कितना चाहिए? 5,001 चाहिए। हाँ बताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा? कौन कौन शामिल होगा? बिल्कुल सही, संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। और बताएं, बिल्कुल सही है, दिल्ली व पांडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कोई हमको ये बताए इसे शामिल किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? हाँ जितेंद्र, इधर अजीत, नहीं कोई नहीं पता, ठीक है, नोट कर लें। संविधान संशोधन, अरे भूल जाना तो याद रखना, दिल्ली विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। पांडुचेरी 30। ठीक है, दूसरी बात देखिए इधर, चुनाव ईवीएम से होगा नहीं, चुनाव बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर सांसद का जो बैलेट पेपर है, सांसद का बैलेट पेपर और विधायक का बैलेट पेपर, सांसद का किस कलर का होगा और विधायक का किस रंग का होगा? विधायक का होगा गुलाबी और सांसद का होगा हरा कलर। अब यही पर बताए ना, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होगा? पीठासीन अधिकारी कौन बनाया जाएगा? जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव अभी विधायक के होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है, तो उस दौरान जब चुनाव होते हैं तो आपका जिला अधिकारी, आपके जो कलेक्टर साहब है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ जो चुनाव होंगे तो उस समय जब संसद में वोट पड़ेंगे वहाँ पर मेन चुनाव अधिकारी कौन होगा, और जब विधानसभा में चुनाव पड़ेंगे, ठीक है, उस समय वहाँ चुनाव अधिकारी कौन होगा? बताएं। जैसे मैंने कहा अभी लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, तो कलेक्टर साहब जो है जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है, जिले में चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो पीठासीन कौन होगा? चुनाव आयोग का आयुक्त, अध्यक्ष नहीं, चुनाव आयुक्त नहीं, क्या नहीं, स्पीकर नहीं, स्पीकर को तो मत देने का अधिकार है भाई, वो तो मेंबर है, निर्वाचित होते ही है, उसे मत देने का अधिकार है। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्पीकर जरूरी है निर्वाचित हो? अभी चर्चा करेंगे, पहले ये इसका उत्तर दे दें, कौन बनेगा पीठासीन अधिकारी?
कौन उस समय चुनाव अधिकारी होगा? पता है चुनाव अधिकारी कौन होता है? लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। एक बार लोकसभा का महासचिव, एक बार राज्यसभा। एक बार लोकसभा का महासचिव बनेगा, एक बार अजीत, एक बार राज्यसभा का जो है महासचिव बनाया जाएगा। बताएं प्रस्तावक कितने होंगे? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। इधर 50 प्रस्तावक होने चाहिए तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे प्रस्तावक अनुमोदक कौन हो पता है? कौन होंगे? निर्वाचक मंडल के सदस्य। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे प्रस्तावक ने आपके नाम का प्रस्ताव रखा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, कितने लोग होने चाहिए? 50 और 50 अनुमोदक होने चाहिए। हम इनके नाम का अनुमोदन करते हैं, ठीक है? कितना टोटल? अरे जैसे आप कोई चुनाव लड़ती है राष्ट्रपति का, ठीक है, अभी तो कंडीशन नहीं है, ठीक है, अभी एज कम है, ठीक है, एज है आपकी, आप चुनाव लड़ती है, तो निर्वाचक मंडल तो हम समझ गए कितने होने चाहिए। निर्वाचक मंडल क्या है? निर्वाचित सांसद होने चाहिए और निर्वाचित विधायक होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखें कि ये चुनाव लड़ेंगे, हम इनका समर्थन कर रहे हैं, और अन्य 50 ऐसे हो कहे कि हाँ हम इनके नाम का अनुमोदन करते, समर्थन करते हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। टोटल कितने आपके पास होने चाहिए? 100 होने चाहिए, तभी आपका पर्चा फिल होगा, भरा जाएगा, ठीक है, नामांकन आप करा पाएंगे। जैसे ही आपका नामांकन हो गया, ठीक है, जैसे आपका नामांकन हुआ, ठीक है, तो जमानत राशि कितनी चाहिए? क्या? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। यह भी याद रहे कि टोटल वैध मत का अगर 1/6 नहीं मिला आपको मत, तो ये आपको रुपये वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं मिला तो आपको जो है आपकी जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वापस नहीं मिलेगा तो ये पैसा जाएगा कहाँ? ठीक है, आरबीआई के पास चला जाएगा, ये पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, ठीक है। ये पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपका एक मत का मूल्य होगा, तो विधायक तो होगा ना, एक निर्वाचित विधायक, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य, विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा बताएं? जो विधानसभा का सदस्य है उसका मत का मूल्य क्या होगा? कोई जानता है फार्मूला? बताएं? नहीं बताएं? राज्य कुल जनसंख्या
बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 या 100। जितेंद्र क्या 100 1000 1। अब जरा यहां पर समझिएगा, जो राज्य की जनसंख्या ली जाएगी वो कब की जनसंख्या ली जाएगी? किस ईयर? 1971। 1971 की क्यों लेते हैं? 1971 की ही जनगणना क्यों देते हैं? क्या ना इस वर्ष अधिक थी ना वो इस वर्ष कम थी, बीच में थी। हाँ और बताएं। इधर इधर देखिए, इधर देखिए जरा, मैप के पास आ जाइए इधर। अजीत आज कौन से बोल रहे हो? ये देखिए इधर, यहाँ पर विंध्य रेंज पाई जाती है। विंध्य से पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में सबने आपको। इसके ऊपर वाला भाग उत्तर भारत है, इसके नीचे वाला भाग दक्षिण भारत है। समझिए जरा, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ठीक है। 1971 की जनगणना इसलिए ली जाती है कि दक्षिण भारत वाले बोले भाई उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि बड़ा तीव्र गति से हुई, ठीक है। दक्षिण भारत वाले बोले कि नहीं, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया, जनसंख्या नियंत्रित रहे। जनसंख्या नियंत्रित रहे, हमने क्या किया? प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग किया, ठीक है। एक तो आपने जनसंख्या ज्यादा बढ़ा दी, अब क्या है, हमने क्या किया? आपने राष्ट्र हित में योगदान नहीं दिया। मैंने क्या किया? राष्ट्र हित में योगदान दिया। मैंने कम जनसंख्या हमारे यहाँ रही। अब क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इधर राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जनसंख्या आपके पास ज्यादा है तो मत का मूल्य क्या होगा? आपका होगा। देखो इधर इधर, जैसे यहाँ 200 है, यहाँ पर आप 5 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 40 आ गया। इधर यहीं पर अगर आप यहाँ पर 1000 कर दें तब कितना आ गया? बोले 200। ऊपर की संख्या बढ़ गई ज्यादा, नीचे की संख्या में परिवर्तन हुआ नहीं, तो क्या हो गया भाई? मत का मूल्य क्या हो जाएगा? विधायक का बढ़ जाएगा। समझेगा? देखिए, इन्होंने कहा मैंने जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा की नहीं, आपने जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा की, आपके यहाँ ज्यादा जनसंख्या है तो आपके यहाँ मत का मूल्य क्या हो जाएगा? विधायक का, सांसद का क्या हो जाएगा? ज्यादा। विधायक का मत का मूल्य क्या हो जाएगा? ज्यादा। और हमारे यहाँ विधायक का मत का मूल्य क्या हो जाएगा? कम। तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, एक जो जिसमें न तो ज्यादा बढ़ी न घटी, जो एक सामान्य पोजीशन वाली जनगणना है 1971, वही मानी जाए। 1971 की जनगणना मानी जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ये कब की हो? ये वर्तमान की हो या पहली विधानसभा की हो या 5वीं विधानसभा की हो या 10वीं विधानसभा? बताएं, ये कौन सी होना चाहिए? वर्तमान। ये संख्या क्या होगी? वर्तमान की संख्या। ये जो संख्या अपनाई जाए वो वर्तमान की अपनाई जाए। नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं एक सांसद सदस्य का मत का मूल्य क्या होगा? बताएं, एक सांसद सदस्य का मत का मूल्य क्या होगा? सांसद सदस्य का मत का मूल्य होगा
सभी विधायकों के मतों का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। इधर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन में। ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है बताएं? दिल्ली में। यहाँ कौन सी है? रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल्स पे। और ये किसके अंतर्गत आती है? अरावली के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आती है? अरावली रेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा आवास, देश का सबसे बड़ा आवास, देश का जो सबसे बड़ा आवास है वो कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। देश का सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति। ठीक है, जरा आप समझिए इधर। लगभग इसमें रूम होंगे 350 तक, 350 तक। आप पहले ये पता है, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था, विदेशी मेहमान आता था, तो इसी राष्ट्रपति भवन में रहता था, यही स्वागत किया जाता था। इतना बड़ा बना। ठीक है। इसका डिजाइन किसने किया? लुटियंस। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाता है, इसी में एक पार्क था जिसे मुगल गार्डन कहते थे, अब इस समय इसका नाम क्या है? अमृत महोत्सव, अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान कहते हैं। राष्ट्रपति भवन का पहले नाम था वायसराय हाउस। वायसराय हाउस, पहले इसे वायसराय हाउस बोला जाता था। पहले इसे क्या बोलते थे? वायसराय हाउस बोलते थे। ये रायसीना हिल्स पे है, लगभग बना हुआ है। एक नोट कर लीजिए ना, 4000 एकड़ में बना हुआ है। ठीक है। मलचा गांव, मलचा गांव की 4000 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। चार 4000 एकड़ की जमीन। समझिए इधर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। ठीक है। चुनाव जैसे ही जीते, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने में चर्चा कर दी 54, 55 तक, 56 अनुच्छेद 56 क्या कहता है बताएं? कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष। नोट कर लें, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अच्छा, इसके बीच में इधर, इसके बीच में मान लो मृत्यु है, कभी भी आ सकती है।
मृत्यु 2 वर्ष के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है। वही मृत्यु हुई जाकिर हुसैन की, फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा या 6 अवधि के लिए होगा? समझिए इधर, जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो पता है पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 वर्षों के लिए। शेष अवधि के लिए नहीं। सर 5 वर्ष में अगर एक दिन मिलेगा फिर भी होगा ये? नहीं, एक दिन कैसे तुम एक दिन पहले मर गया, पहले मर गया, ऐसे सब देखिए। अगर एक दिन पहले, क्या तुम्हें पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के रिटायरमेंट होने से पहले नए राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? पूरा निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, पूरी प्रक्रियाएं हो जाती है, खाली उसका शपथ ग्रहण समारोह बनता है, शपथ ग्रहण समारोह बनता है, ठीक है। 56 के बाद ठीक है, अनुच्छेद नंबर 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 57 पुनः निर्वाचन, चाहे जितनी बार कोई रहे, जितनी बार भी कोई रहे, कोई 2 बार रहा राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में जैसे प्रावधान है, कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? केवल 2 बार। हमारे देश में कोई कितनी बार नहीं, परंतु आज तक हमारे देश में, अमेरिका में बहुत लोग ऐसे हैं 2-2 बार बने, परंतु हमारे यहाँ केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार, ठीक है, कोई ऐसा नहीं हुआ, परंतु हमारे यहाँ प्रावधान है चाहे कोई कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 58 योग्यता, योग्यता में क्या हुआ? भारत का नागरिक हो, दूसरी बात देखिए, नागरिक का मतलब ये नहीं है कि वो जन्मजात नागरिक हो, उसने नागरिकता अर्जित की हो, ऐसा नहीं, केवल वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,